Greetings everyone. Today we will continue our chapter, that is the chapter number 12, electricity. Last time we have discussed Ohm's law. V is equal to IR. Now we are discussing the factors on which the resistance of a conductor depend. बेटा कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हमने गूगल मीट पे भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। अगर आपकी वायर की लेंथ लंबी होती जाएगी तो उसमें जो करंट है वो अपोज करने लग जाएगा, मीन्स ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। कि बेटा जो आपका V इज़ इक्वल टू आई आर, या हम कहें V बाय आई इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस। कि करंट अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कम फ्लो होगा करंट। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर, कि आपकी जो वायर है जिसमें से करंट फ्लो आप करवा रहे हैं वो कितनी लंबी है। अगर वायर ज़्यादा लंबी है तो उसमें रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, मीन्स वो करंट को उतना ही कम फ्लो करवाएगा। यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ द वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। और जो आपका रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यानी अगर आप इस वायर को ऐसे सीधा ना करके इसको डबल कर दो, मतलब उसको फोल्ड कर दो, तो आपका एरिया बन जाएगा। यानी एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। और अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो बेटा ये लग जाएगा रो L बाय A। ये रो क्या है? ये है बेटा रजिस्टिविटी। यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेंथ ऑफ वायर, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल। अब ये तो हमने पढ़ लिया जनरल कि लेंथ लंबी है या एरिया कम ज़्यादा है तो उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। लेकिन अब ये नेचर ऑफ मटेरियल भी है कि अब आपको पता है जैसे रबड़ है, रबड़ में से करंट फ्लो होता है? नहीं होता। क्यों? इसमें हैज़ हायर रेजिस्टेंस, मीन्स इसमें ये करंट को फ्लो नहीं होने देती। यानी ये नेचर है ना मैटर का, कि मटेरियल का नेचर है कि किसका बना हुआ है जिसमें से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। या जैसे आपकी कॉपर वायर है, कॉपर वायर में नेचर क्या है? करंट लो रेजिस्टेंस है। क्यों लो रेजिस्टेंस है बेटा कॉपर वायर का? क्योंकि इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। तो इट इज़ द नेचर ऑफ मटेरियल। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है बेटा, एक बात याद रखना कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पैरेलल है। यानी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी, यानी करंट उतना ही कम फ्लो होगा। क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्स है ना बेटा, लेकिन रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, सॉरी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। जैसे कॉपर देखो, सिल्वर कॉपर 1.60 10 की पावर -8, 1.62 10 की पावर -8, मतलब बहुत कम माइनस में है बेटा। यानी बहुत कम रजिस्टिविटी है, यानी रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। लेकिन जैसे ग्लास हो गया, हार्ड रबड़ हो गई, इसमें रजिस्टिविटी देखो 10 की पावर 13, 10 की पावर 16, यानी ये बहुत ज़्यादा रजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस है, यानी ये करंट उतना ज़्यादा फ्लो नहीं करवाएगा। लेकिन जो एलॉय है, एलॉय की रजिस्टिविटी देखो कंपैरेटिव टू मेटल, वो जो मेटल है जैसे आपकी सिल्वर कॉपर, उससे तो ज़्यादा है, लेकिन आपके इंसुलेटर्स से कम है। तो ये क्या है? ये एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, और इनको एक्चुअल में जब हम यूज़ करते हैं तो इसको हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये ना तो गर्म होने के बाद जलते हैं, पाउडर नहीं बनता, ये सिर्फ गर्म हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयन हो गया या टोस्टर हो गया, तो उसमें इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बर्न
हाई टेम्परेचर पर बर्न नहीं होते, मीन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। जैसे आपका टंगस्टन फिलामेंट है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है, वो ग्लो करने लग जाता है ना जब उसको बल्ब को जलाते हैं। तो जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केबल में यूज़ हो जाते हैं। तो कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में, अलॉय हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो बेटा इसके बाद हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ। बेटा ये इम्पोर्टेंट है आपको करवाने, तो इसीलिए मैं आज इनको करवा रही हूँ एट द पेज नंबर 208। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल। The what is the statement? How much current will an electric bulb? How much current will an electric bulb draw from 220 volt source? वोल्टेज दे रखी है, एक सोर्स में कितना करंट फ्लो होगा इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है बेटा। बी कहता है हाउ मच करंट विल द इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कोयल इज 100 ओम। आपको पता है गिवन क्या है, पहले वो चीज़ लिखो बेटा। रेजिस्टेंस गिवन है 1200 ओम, वोल्टेज पोटेंशियल गिवन है दैट इज 220 वोल्ट। निकालना क्या है, करंट। आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स ला है ना बेटा ये, तो आपको I निकालना है। तो V बाय आर इज इक्वल टू आई, V बाय आर इज इक्वल टू आई। V कितना दे रखा है 220, R कितना दे रखा है 1200। तो आपका सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो आपका आंसर आ गया 0.18 एम्पियर। सेकंड में भी यही कहता है कि हाउ मच करंट, फिर वोल्टेज नेक्स्ट वाले के लिए भी करंट निकालना है, तो V बाय आर निकलेगा, यानी 220 बाय 100, क्योंकि यहाँ 100 दे रखा है ना बेटे, 220 बाय 100, यानी आपका आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, द potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt. When it draws a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? अब देखो, अब क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि एक कहते हैं टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। हीटर बेटा चाहे कोई हो, उसका जितना रेजिस्टेंस, चाहे आप वोल्टेज कम कर लो या ज़्यादा कर लो, वो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, उसका फिक्स होगा। उसको थोड़ी नेचर को बदल रहे हो, वो तो एक ही है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। यानी पहले उसका रेजिस्टेंस निकाल के बाद में फिर उसके रेजिस्टेंस को अप्लाई करेंगे तो आपका करंट निकल आएगा। अब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है पोटेंशियल difference that is 60 volt, current 4 एम्पियर। आपको इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस पता ही हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो R V ये आप निकाल लो, आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर। R आप निकाल लो V बाय आई, V कितना है 60 बाय 4, 15 ओम आ गया। फिर कहता है करंट क्या होगा अगर आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं, न्यू पोटेंशियल 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस सेम रहेगा बेटा, तो करंट कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर, V बाय आर इज इक्वल टू आई, V 120 R 15, तो कितना आ गया बेटा 8 एम्पियर। कितना आंसर आ गया आपका 8 एम्पियर, यही है, देख लो बेशक। नेक्स्ट कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर
लेंथ ऑफ द वायर दे दी बेटा। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेटा ये। इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? प्रिडिक्ट द मटेरियल, नेचर का मटेरियल बताना है, मटेरियल का नेचर बताना है। अब आपको क्या क्या गिवन है? रेजिस्टेंस क्या गिवन है बेटा? रेजिस्टेंस 26 ओम, लेंथ ऑफ द वायर 1 मीटर, एरिया, एरिया क्या होगा? वायर कैसी होती है बेटा? स्फेरिकल, यहाँ से तो गोलाई में होती है ना बेटा, ऐसे वायर यहाँ से, तो इसका एरिया निकालना है। और डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दैट इज 0.3 mm। एम का मतलब होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ कर देते हैं। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब आपने क्या निकालना है? रजिस्टिविटी यानी रो निकालना है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रो L/A। रो आपने निकालना है, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L, उल्टा हो जाएगा। R आपको गिवन है, L आपको 1 मीटर गिवन है। एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे बेटा? एरिया इज इक्वल टू πr²। एरिया का फॉर्मूला यही होता है ना बेटा, πr², यही निकलेगा एरिया, πr²। आर कितना दे रखा है? आर होता है इसका 2, आर इसका क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। तो पाई विच इज 22/7, आर कितना है? 0.3, लाइक दिस, 0.3/2 इंटू 0.3/2 इंटू में 10⁻⁻⁶। इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो आपका ये सोल्व होके यहाँ 2 0 और बढ़ गई तो ये -8 हो गया। ये आपका ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा। रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू 26 इंटू में 22/7 इंटू में 3/2 इंटू 3/2 इंटू 10⁻⁸। लेंथ ऑफ -1 दे ही रखा है बेटा। ओवरऑल सोल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा 1.84 10⁻⁻6। 1.84 10⁻⁻6 किसकी होती है बेटा वैल्यू? ये हम टेबल में देख लेंगे। 1.84 10⁻⁻6 मैंगनीज की होती है। बस ये बताना है बेटा। ये कैलकुलेटरी पार्ट है, सिर्फ क्वेश्चन में आपने क्या समझना है कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। नेक्स्ट, a wire of given material having length L and area of cross section A, resistance 4, what would be the resistance of another of the same material having length L/2 and area becomes 2? बेटा नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर लेंथ को हाफ कर दे और एरिया को डबल कर दे? तो हमें पता है नेचर तो मटेरियल का सेम है, यानी रो तो सेम ही होगा। आपको पता है फर्स्ट केस, for the first case R1 is equal to रो L/A, that is 4 ओम दे रखा है। सेकेंड केस में क्या दे रखा है? R2 रो L/2 और इसका 2 है, यानी 1/4 रो L/A निकल जाएगा। रो L/A क्या है? 4 ओम, यानी 1/4 इंटू में 4, यानी आपका न्यू रेजिस्टेंस 1 ओम आ जाएगा। गॉट इट? क्योंकि ये आगे ले आओ, ये वैल्यू ऊपर वाले से पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके ब्लू बुक्स के हैं,
कहता है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स इन ऑन थ्री फैक्टर्स, दैट इज लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल। Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? कहता है कि अगर आप जो आपके पास वायर है उसको मोटा कर दें या पतला कर दें तो किस में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मोटी वायर में या पतली वायर में। सो बेटा क्वेश्चन को फिर से समझिए कि करंट किस में ज़्यादा फ्लो होगा, थिक में या थिन में। बेटा थिक वायर का मतलब मोटाई ज़्यादा यानी उसका एरिया ज़्यादा, थिन का मतलब पतली वायर यानी उसका एरिया कम। जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, क्योंकि हमने पढ़ा है ना रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। किस पे पढ़ा है बेटा हमने, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो थिक वायर का एरिया ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, तो करंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, तो किस में करंट ज़्यादा फ्लो होगा, थिक वायर में। कहता है let the resistance of an electric component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of the formal value. What change will the occur into the current? अगर रेजिस्टेंस सेम है और उसके पोटेंशियल को हम क्या कर दें, हाफ कर दें। रेजिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल को हाफ कर दो, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, V बाय आर इज इक्वल टू आई। अब ये कहता है कि वोल्टेज को क्या कर दो, हाफ। तो आपका करंट क्या हो जाएगा, डबल। वोल्टेज को हाफ कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, आपका डबल हो जाएगा। और बाकी मैं ये आपको ना क्वेश्चंस सेंड भी कर दूंगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वाई आर कोयल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड एन एलोय रेदर देन प्योर मेटल। क्योंकि बेटा अगर हम उसको एलोय की बनाते हैं तो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, कि वो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज मीन्स बर्न नहीं होते, जिसकी वजह से वो बर्न ना होने की वजह से वो हीटिंग इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इसको हम किससे बनाते हैं बेटे, एलोए से। किससे बनाते हैं, एलोए से, बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज व्हेन हीट, कि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसीलिए ये क्या होते हैं बेटा, इसीलिए ये आपके एलोय के बने हुए होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है आपका, कि अगर आपका करंट भी क्या हो जाएगा बेटा, द करंट ऑफ द कंपोनेंट बिकम्स हाफ द फॉर्मल वैल्यू, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। नेक्स्ट इज द हाफ, यानी करंट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डबल नहीं होगा, सॉरी हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग द डाटा विच अमंग आयरन एंड मरकरी बेटर कंडक्टर, कौन सा बेटर है आयरन या मरकरी में से। तो बेटा टेबल को देख सकते हो आप, आयरन और मरकरी, मरकरी में आयरन बेटर कंडक्टर है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर क्योंकि इसकी सबसे कम कंडक्टिविटी है। गॉट इट बेटा, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी होगी उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी उतना ही कम वो करंट को फ्लो करवाएगा। सो दिस क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स यू हैव टू डू एट योर
फेयर नोटबुक बेटा ये आपने सभी एग्जाम्पल भी लिखने हैं अपने फेयर नोटबुक पे, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं। गॉट इट? सो थैंक यू वेरी मच। So keep practicing, keep discussion.